जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएँ आप सब कैसे हैं? उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे और मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि अगर कुछ अच्छा नहीं है तो मुझे विश्वास है कि एक दिन आप अपनी मेहनत के दम पर अच्छा करेंगे। तो हमने अपने सर्दियों के कपड़े निकाल लिए हैं और तुम सबके कपड़े भी निकल गए होंगे, तो आप ध्यान से इस ठंड में खुद को बचाते हुए बहुत अच्छे से पढ़ते रहना है। तो मुझे एक बार एक प्रश्न का उत्तर दें। कल मैंने आपको बताया था कि भारत में किस तरह से अरब और तुर्क आक्रमणकारी आए, किन स्थितियों में आए। तो एक बार आप मुझे बताएँ कि भारत में जो महमूद गजनवी आया था, उसने 17 बार आक्रमण किया, यह किस इतिहासकार ने कहा है? ये आपके लिए प्रश्न है, तब आज की कक्षा को हम शुरू करेंगे। शहाना, शिखा सिंह, आरव बघेल, कुलदीप, सुमन, अरुण चड्ढा, परमेश्वरी कुमारी, बिलाल अहमद, मोहित सिंह, बिंदु कुमारी, अमृता, शिवम, अंजलि, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है, बहुत सारा प्यार है। आएँगे जी। तो कल हम आपको बता चुके थे हमारे टॉपिक्स हैं दोस्त जिनको हम पढ़ रहे हैं अभी, है ना? ये क्रम बताया हुआ है हमने कि मिड लेवल में हम किस आपका क्रम रखेंगे, किस ऑर्डर में रखेंगे। तो महमूद गजनवी ने कुल 17 आक्रमण किए थे, हेनरी एलियट ने ये बताया, सबसे इंपोर्टेंट मैंने बताया था, ये पूछा जाता है, एसएससी इसको पूछता है। 16th अटैक उसका 16वां आक्रमण 1025 में। अब आते हैं कंटेम्परेरी राइटर्स, यानी कि जब भारत में गजनवी आया, तो इसके बारे में जो जानकारी दी है, वो किसने दी है? तो इसके बारे में जानकारी दी है सबसे पहले तो फिरदौसी। फिरदौसी को बोलते हैं पूर्व का होमर। होमर। होमर दरअसल में एक इतिहासकार रहा है और होमर ने किताब लिखी है, मतलब अगर मैं कहूँ वीरता की कहानी है, वीरता की कहानी या वीरता की पंक्तियाँ, पोएम भी आप उसको कहते हैं। वीरता की पंक्तियाँ, और वीरता की पंक्तियों से मतलब है, इनको पता है कौन पढ़ता था? आपने अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर का। तो जो सिकंदर था, तो सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। अरस्तु ने सिकंदर को ये बताया था कि कभी तुम जीवन में बहुत कमज़ोर महसूस करो, क्योंकि तुम विश्व विजय का ख्वाब देख रहे हो, तो कभी तुमको कमज़ोरी महसूस हो, तुम होमर की इलियड पढ़ना। ये जो होमर है, इसने एक बुक लिखी है इलियड, इलियड। और चूँकि ये आपका एक वीरता भरी कहानी है या वीरता भरी पंक्तियाँ हैं इलियड की, इसीलिए होमर से तुलना करते हैं फिरदौसी की। बात समझ गए? तो फिरदौसी ने एक बुक लिखी है शाहनामा, और वो लिखी है फ़ारसी भाषा में। बहुत बार पूछा जाता है शाहनामा के राइटर और शाहनामा को किस आपका लैंग्वेज में लिखा गया है। ईरान का महाकाव्य इसको कहते हैं जी। वाई ईरान का महाकाव्य क्यों? देखिए ऐसा था, गज़नवी भारत में आया और ज़्यादातर जो इतिहास लिखे जाते हैं, जनरल रहा था माउंटबेटन। माउंटबेटन ने अपनी तारीफ में जो कुछ लिखवाया जा सकता था, वो लिखवाया था। ऐसे ही जो राजा थे, अपने समकालीन इतिहास को लिखवाते थे। ये तो कोई-कोई विरला होता है लेखक चुपचाप कुछ लिख जाए, है ना? तो ये क्यों? तो इसको फिरदौसी को नियुक्त किया गया। फिरदौसी को नियुक्त करते समय ये कहा गज़नवी ने कि आपको मेरे बारे में अच्छा लिखना है। ठीक है, अच्छा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बात ये हुई कि वो उसको जो राशि देंगे उसके बदले प्रत्येक शब्द के लिए एक राशि दी जाएगी। बहुत बड़ी सी किताब लिख दी फिरदौसी ने, एक पूरा महाकाव्य था, तारीफ़ें थीं, गज़नवी के किस्से थे। लेकिन उसने कहा नहीं, इतनी बड़ी किताब नहीं, थोड़ी छोटा करिए इसको। तो उसने थोड़ी छोटी कर दी। बोले नहीं और छोटा करिए, और थोड़ी छोटी और कर दी। और लास्ट में कहते हैं कि गज़नवी ने उसकी पुस्तक को नकार दिया। अब इससे फिरदौसी नाराज़ हो गया। अब फिरदौसी नाराज़ हो गया तो फिरदौसी ने, तुम जानते ही हो, फिर आपका सच लिखना शुरू कर दिया कि ये कितना क्रूर शासक था, कितना अत्याचारी था, कितना निर्दयी था। मतलब उसको लिखना शुरू किया उन्होंने कि एक क्रूर एम्परर था। इसके अंदर बिल्कुल भी मर्सी नहीं थी, बिल्कुल दया नहीं थी। तो बहुत ज़्यादा पढ़ा जाने लगा। अब जब बहुत ज़्यादा पढ़ा जाने लगा तो वो चर्चित हो गया ईरान में। इसीलिए उसको महाकाव्य कहा गया, एपिक। ये कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा चर्चित हो जाती है और काव्य हो, तो उसको फिर महाकाव्य मान लिया जाता है। बात क्लियर है? थम्स अप करिए एक बार सारे लोग। हाँ जी। ऐसे ही अल-बरूनी ने लिखा है इतिहास, किताबुल हिंद। तारीख़ ए हिंद अरबी भाषा में लिखा गया। अल-बरूनी को पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान या प्रथम मुस्लिम लेखक माना गया है। ठीक है बॉस? प्रथम। एडवर्ड साची ने तहकीक-ए-हिंद किसने लिखी? अल-बरूनी ने, या किताबुल हिंद हम इसको कहें। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया 1888 में। हिंदी ट्रांसलेशन जो किया है वो रजनीकांत शर्मा ने किया है। किसका? तहकीक-ए-हिंद का। कुतुबी ने एक बुक लिखी है किताबुल यामिनी, बहुत पूछी जाती है और ये आजकल मैच मेकिंग में पूछा जाता है। एक तरफ राइटर दे देता है और एक तरफ बुक्स देता है। एसएससी तो आप सीपीओ देंगे, चाहे चाहे सीजीएल आप दें, चाहे आप एसएससी का बाकी कोई एग्जाम दें, दिल्ली पुलिस आप दें, तो आप देखना बुक एंड ऑथर में सबसे ज़्यादा मेडिएवल हिस्ट्री के जो लेखक हैं वो पूछे जाते हैं। मध्यकालीन इतिहास में कहीं भी आपको पुस्तकें और लेखक दिखें तो आप उनको महत्वपूर्ण मानना। ठीक है बॉस? बैहाकी की बुक है तारीख़-ए-सुबकगीन। अब हमने आपको एक नाम बताया था, ज़रा बताएँ कि भारत में जब अरब आक्रमण हुआ था, तो उस अरब आक्रमण को विफल करने के लिए भारत के कुछ राजा इकट्ठे हो गए थे। नागभट्ट प्रथम थे। नागभट्ट प्रथम थे आपका, हमने आपको बताया था, बप्पा रावल थे। इसी तरह से भारत के कई राजाओं ने इकट्ठे होकर के, पुलकेशिन थे। अल हकब को हराया था, और वो किस वर्ष में हराया था कि अरबों को खदेड़ दिया था, अरबों को भागने को मजबूर कर दिया था। तो अरब जब भाग गए थे तो उसके बाद अरब वर्षों तक नहीं आए थे, और फिर मैंने बताया आपका तुर्क आए, जिनमें सुबुक्कीन आया और उसके बाद में महमूद गजनवी आया। देखो, महमूद गजनवी नाम आए या महमूद गजनी नाम आए, ये एक ही नाम है, गजनवी या गजनी, दोनों संबोधित किया जाता है उसको। ओके, बहुत बढ़िया। रानी जोशी एकदम ठीक आंसर लिखा है। जयंत कुमार शर्मा जी बहुत सही आंसर लिखा है। ओके, तो फिर आता है कौन? गजनवी। तो गजनवी एक स्पेस क्रिएट करके गया, और गजनवी की मौत के बाद में छुटपुट साम्राज्य चलते रहे जगह 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 जगह। फिर आता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, जिसको हम सिहाबुद्दीन के नाम से जानते हैं, सिहाबुद्दीन इसका असली नाम है। 1173 में इसका जन्म हुआ था। 1100 नहीं, सॉरी, 1173, ये वर्ष गलत लिखा हुआ है। 1173 में इसको गौर प्रदेश मिला था। गौरी का जो भारत पर आक्रमण हुआ है, जन्म मत समझ लेना भैया इसको। ये क्या है? ये गद्दी पर बैठा था। ये हमने लिख दिया मार्क करके, इसको देखना। क्या बैठे कभी सोचो, 1173 में उसका जन्म हुआ और गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में कर दिया, यानी 2 साल की उम्र में कर दिया। सर फिर फिरदौसी का कुछ किया नहीं था राजा ने? अरे वो तो अलग कहानी है। फिरदौसी का कुछ क्यों नहीं करता? जब फिरदौसी ने उसके बारे में गलत सलत लिखा तो बहुत चर्चित किताब हो गई थी, शाहनामा। मंत्रियों ने जाके बताया, यार तुम गजनवी क्यों ही अपनी बुराई लिखवा रहे हो, उसको पैसे वैसे देके खत्म करो बात, जो तुमने प्रॉमिस किया था इसको पैसे देने का वो दे दो। गजनी ने कौना गाड़ी में भर के उसके घर भिजवाया था, और कहते हैं जिस दिन वो गाड़ी पहुंची गजनी की, फिरदौसी के घर, उसी दिन फिरदौसी की मौत हो गई थी। तो ये कहा जाता है कि एक सुल्तान, एक कवि का, एक लेखक का कर्जदार रह गया, क्योंकि फिरदौसी की जो बेटी थी उसने उस धन को लेने से मना कर दिया था। उसने कह दिया था कि ये धन पिताजी का था और वही नहीं रहे तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पता नहीं किस बात का क्या प्रॉमिस था, कैसे था। ठीक है, तो क्या रखेंगे? 1173 में इसको गौर प्रदेश मिला था, और जो जन्म है
जन्म हुआ था इसका 1149 में, 1149 में। गोमल दर्रे से, गोमल पास से ये इंडिया में आया, और गौरी का भारत पर जो पहला आक्रमण हुआ वो मुल्तान पर हुआ। मुल्तान में आपका बौद्ध जो लोग रहते थे वहां पर ये अटैक करता है, यानी कि इंडिया की सीमाओं में आने के लिए। ठीक है, 1178 ये इसका सेकंड अटैक है पाटन गुजरात में। पहला अटैक कहां पर कर रहा है बताइए जरा। पहला अटैक उसने किया है कहां पर, आपका मुल्तान। देखिए मुल्तान कहां पर है आपका, आज के वर्तमान पाकिस्तान में, लेकिन उस समय क्या पाकिस्तान था? आप कहेंगे नहीं भैया, पहले तो सब इंडिया था ना। तब का मतलब अखंड भारत। देखिए अखंड भारत के कौन कौन से हिस्से हुए, जैसे हम आपसे बताएं 1893, 1893 में अफगानिस्तान हमसे अलग हुआ। जो अफगानिस्तान है वो पहले भारत की सीमाओं में आता था। 1947 भारत का विभाजन हुआ। 1935 एक्ट से, हालांकि हुआ 1937 में था, म्यांमार, जो म्यांमार है ये भी भारत का ऐसा हुआ करता था। 1947 पाकिस्तान अलग हो गया। पाकिस्तान दो थे, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, यही फिर 1971 में आपका बांग्लादेश बन गया था। तो ये जो आज वाला बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और म्यांमार है, ये किसका हिस्सा हुआ करते थे? ये भारत का हिस्सा हुआ करते थे, और ये टुकड़े भारत के तब तक हुए हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे, 1198 में पाटन गुजरात पर इसका दूसरा आक्रमण हुआ, जिसमें इसे भीम द्वितीय, मूलराज द्वितीय ने बुरी तरह हराया। भीम द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। बहुत पूछा जाता है, जब मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था तो कौन सा वंश वहां पर शासन कर रहा था और कौन राजा था? अच्छा, जैसे मैं वैसे बोर्ड के सामने खड़े होकर आपको पढ़ाता हूँ तो दिक्कत नहीं होती, कुछ छात्रों का इशू होता था। जैसे कि पीडीएफ से हम पढ़ते हैं तो बोर्ड के सामने खड़े हो गए, तो इसका एक सॉल्यूशन मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ जरा, है ना। एक सॉल्यूशन हम ये करते थे, इधर सेटिंग रख के टेबल पे इसको जोड़ के, अभी तो जुड़ा हुआ नहीं है तो पूरी तरह से डेमो नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें मैं आपको इतना दिखता हूँ, इतना। ठीक है, और फिर मैं आपको ये बताता हूँ, इस युद्ध का नेतृत्व नायिका देवी ने किया था। ऐसे रखे, नायिका देवी। नायिका देवी कौन है? ये सही तरीका है ना इतना दिखना, उससे पूरा बोर्ड दिखता रहता है। एक बार बताओ मुझे, यस लिख के बताना, फिर वही बनाएंगे। तो नायिका देवी कौन है? देखिए, जो मूलराज द्वितीय, इनके पिताजी की मौत हो गई थी, और मूलराज द्वितीय समय पर बच्चे थे, केवल 4 वर्ष इनकी उम्र थी। इनके पिता जो थे अजयराज, अजयराज की डेथ हो चुकी थी। मूलराज एक बच्चे थे, और इसी का फायदा उठाने आया था मोहम्मद गोरी। कहाँ पर? गुजरात में। तो यानी कि इस तरफ से मुल्तान जीते हुए वो गुजरात की तरफ आने लगा। अब एक माँ ने देखा, वो समय पर संरक्षिका थी, जो गद्दी पर बैठी हुई थी, नायिका देवी हैं। और भारत के इतिहास में एक बार जयकारा होना चाहिए, एक बार जयकारा होना चाहिए किसके नाम का? नायिका देवी के नाम का। क्योंकि मोहम्मद गोरी जो युद्ध यहाँ पर करने आया, मोहम्मद गोरी को बुरी तरह हराया गया, और कहते हैं रानी नायिका देवी ने इतना अभूतपूर्व प्रदर्शन किया यहाँ पर, और बहुत जबरदस्त तलवार चलाई। और तलवार, ये कुछ इतिहासकार कहते हैं, मोहम्मद गोरी को कहीं गलत जगह पे लग गई। गलत जगह पे लग गई मतलब ऐसे समझ लो आपकी, वो नपुंसक हो गया और फिर भाग गया मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी आया फिर आपका 13 वर्षों के बाद में, 13 वर्षों तक दिखा नहीं, 13 वर्षों तक। बहुत बढ़िया सर, जैसे आप पढ़ाना चाहें वैसे पढ़ाएं, हमको तो पढ़ना है। ये बात अगर सारे स्टूडेंट्स का ऐसा ही माइंड सेट हो जाए तो फिर कमाल है। कुछ वो होते ना, क्या बोलते हैं उनको, अरे नॉटी टाइप के शरारती, उनको किसी चीज़ रास नहीं आती, उनको कोई चीज़। आप खड़े हो पढ़ाएंगे, बोले बैठ के पढ़ाओ, बैठ के पढ़ाओ, खड़े पढ़ाओ, पीडीएफ पढ़ाओ, बोल लिख के पढ़ाओ, लिख के पढ़ाओ, बोल पीडीएफ पढ़ाएं। तो ऐसे भी कुछ होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ बहाने ढूंढने होते हैं। आप वो कमाल बच्चे हैं जो ये सीख चुके हैं कि पढ़ना कैसे है। पढ़ने के लिए सिर्फ कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, ध्यान की। बाकी कैसे पढ़ रहे हो उसका कोई अर्थ नहीं है। बोलो जी पढ़ाओ, पढ़ हम लेंगे। ओके बस। इस युद्ध का नेतृत्व नायिका देवी ने किया, और नायिका देवी मूलराज द्वितीय की मां थी। बात क्लियर है? तीनों युद्ध पूछेंगे आपसे। अब ये जो सब स्थितियां चल रही थी इस समय पर, कौन कौन से वंश भारत में थे, ये बस मोटे तौर पर पढ़ना है, रटना नहीं है, याद नहीं रखना है। कन्नौज में घेड़वाल वंश हुआ करता था। कन्नौज कहाँ पर है जी? कन्नौज कहाँ पर है? कन्नौज यानी कि यूपी में, यहाँ पर ये कन्नौज है। बुंदेलखंड क्षेत्र कहा जाता है, जो झांसी वाला क्षेत्र। कलचुरी था आपका उड़ीसा की तरफ वाला क्षेत्र। बंगाल आप जानते ही हैं, इधर पश्चिम बंगाल साइड में। दिल्ली अजमेर, दिल्ली में। और गुजरात में चालुक्य वंश था। तो ये उस समय के आपका, उस समय के कौन है, स्थानीय राजवंश है। कि कौन, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि उस समय कौन कौन से राजा थे। तो कन्नौज में कौन सा था? घेड़वाल वंश था। बुंदेलखंड में चंदेल शासन करते थे। कलचुरी आपका, ये कलचुरी यानी उड़ीसा वाले क्षेत्र में चेदी वंश था। बंगाल में पाल और सेन वंश हुआ करते थे। दिल्ली और अजमेर में चौहान थे। और आपका चालुक्य वंश, चालुक्य वंश था आपका कहाँ पर? गुजरात में। अभी हमने बताया कि वहाँ पर नायिका देवी ने संघर्ष किया था। ठीक है, देखिए 1179 में उसने कश्मीर और सिंध को जीता, खैबर दर्रे को घेर लिया। 1186 में पंजाब जीता, भटिंडा तवन हिंद वाले क्षेत्र को। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, ये मार्क रखना है। तराइन का पहला युद्ध भारत आता है, और इसका जो मुकाबला होता है वो होता है पृथ्वीराज चौहान जी से। पृथ्वीराज चौहान जी, जिनको हम राय पिथोरा या पृथ्वीराज थर्ड के नाम से जानते हैं। इस युद्ध के परिणाम क्या हुए? गोरी की हार हुई, और पृथ्वीराज चौहान इनकी क्या हुई थी? इस युद्ध में जीत हुई, जीत हुई थी। इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि चंद्रप्रदायी ने इस युद्ध का वर्णन किया है। और चंद्रप्रदायी क्योंकि वो पृथ्वीराज चौहान जी के दोस्त थे, अब दोस्त थे, उनके साथ रहते थे, उनके दरबार में रहते थे, तो उन्होंने बुक लिखी है पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो बुक से हमको जानकारी मिलती है कि मोहम्मद गोरी भारत में आया, और आपका उसकी जो भिड़ंत हुई वो हुई आपका तराइन में। तराइन कहाँ पर स्थित है बताएं फटाफट से। तराइन, तराइन भारत के किस राज्य में तराइन स्थित है? कितने साथी बता सकते हैं? आप कहेंगे हरियाणा में। एक मिथ और चलता है इंडियन हिस्ट्री में, नए बच्चे कहते कहते कि ज्यादा युद्ध तराइन और पानीपत में ही क्यों हुए? तो आप ये कहना कि नहीं, ऐसा नहीं है। इतिहास में हजारों युद्ध हुए हैं, वो सारे तराइन में नहीं हुए हैं। तराइन में कुल 3 युद्ध हुए हैं, पानीपत में भी 3 युद्ध हुए हैं। क्या भारत में सिर्फ 6 युद्ध हुए थे? आप कहेंगे नहीं भैया, रोज युद्ध होते थे, सैकड़ों युद्ध हुए हैं भारत में। तो पहले तो ये मिथ मत बनाना कि तराइन में ही क्यों होते थे ज्यादा, या पानीपत में ही क्यों होते थे।
दरअसल में दिल्ली में जब गद्दी होती थी तो दिल्ली से पहले जब लोग हरियाणा की तरफ से वो युद्ध करने आते थे तो चैलेंज करने के लिए बीच में ही रुका जाता था, और जगह जो है वो अच्छी खासी थी हरियाणा में, पानीपत, आपका तराइन में, यहाँ पर जगह थी तो इसलिए वॉर होते थे। ऐसा नहीं कि स्पेशल जगह है, ठीक है। सर आप बॉस मत बोला करिए, हमको बुरा लगता है, आप हमारे सर हैं। अरे तुम जान हो अपनी, कुछ भी कह सकते हैं तुमको, मत परेशान, सोचना ही नहीं है कुछ इतने ज़्यादा बंधनों में बंध के तुम रहोगे तो कैसे बात बनेगी। 1192 अब देखिए पृथ्वीराज चौहान जीत चुके हैं। अब मोहम्मद गोरी दोबारा 1 साल बाद, कहते हैं मोहम्मद गोरी जब यहाँ से हार के गया तो पूरे 1 साल उसने तैयारी की, दोबारा फिर से तराइन में आता है अगले साल। ये ऐसे दर्शाता है कि यदि आप हार जाते हैं तो आपको फिर से उठ खड़े होना है, कभी आप फेलियर का सामना करें तो आपको बार बार खड़े होना है। तो मोहम्मद गोरी फिर से आता है 1192, गोरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान। इस युद्ध में क्या हुआ, गोरी जीता, गोरी जीत गया। अब गोरी को चूंकि मध्य एशिया में वापस जाना था, तो गोरी जो अजमेर क्षेत्र था, अजमेर क्षेत्र वो पृथ्वीराज चौहान जी को दे गया, ठीक है। गोरी का शासन कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस चला गया था। अब पहले कहानी सुन लो यहाँ पर छोटी सी। मुझे बताया फटाफट से, मैंने क्या बताया, मोहम्मद गोरी, इसके बारे में 4 या 5 फैक्ट बनते हैं। मोहम्मद गोरी पहला कौन सा युद्ध किया उसने भारत पर, 1175। कहाँ आया 1175 में, मुल्तान, मुल्तान को उसने जीत लिया था, हाँ जी भैया। 1178 में कहाँ पर आया था, पाटन गुजरात में। इसको वो जीत गया था क्या, नहीं भैया हार गया था। फिर वो छोटे छोटे 1186 पंजाब वगैरह वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, 1179 फिर आता है इसमें इंपॉर्टेंट 1191, ये हुआ आपका तराइन। इसको ये जीता क्या, आप कहेंगे नहीं भैया। 1192 इसमें ये आया, और ये भी तराइन का सेकंड था। इसको जीता कि नहीं जीता, आप कहेंगे हाँ भैया इसको जीत गया। अब दरअसल में यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जी का जो कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गोरी को बुलाया था राजा जयचंद ने। राजा जयचंद, इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, आगे जिक्र आएगा। अभी इन दोनों के बीच में मुझे बताओ ट्रीटी साइन हो गई, हाँ जी ट्रीटी साइन हो गई थी। और ये कहा जाता है क्योंकि अजमेर क्षेत्र से कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं, उन सिक्कों पर एक तरफ मोहम्मद गोरी का फोटो है और एक तरफ उसमें चित्र बना हुआ है पृथ्वीराज चौहान जी का। इसीलिए इतिहास ये कहता है कि इस तरह के सिक्के यदि जारी हुए हैं तो संभावना ये मानी जाती है कि हाँ गोरी कुछ समय के लिए जो शासन है वो पृथ्वीराज चौहान को एक संधि के तहत दे गए थे। लेकिन बाद में जब पृथ्वीराज चौहान जी ने विद्रोह किया था कुछ समय बाद में, तो फिर कहते हैं कि गोरी ने अपनी चाल चल करके उनको फंसाया और फिर उनको मरवा दिया था। एक कहानी आपने सुनी होगी, जो कहानी आती है आपका पृथ्वीराज रासो के अनुसार, इन्हीं मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच में 17 बार लड़ाइयाँ हुई। एक वो प्रकरण आता है, लेकिन आधुनिक इतिहासकार उस पर उसको सही नहीं मानते हैं। उसका कंक्लूजन ये है कि 2 ही युद्ध माने जाते हैं इतिहास में, कहीं 17 युद्ध का वर्णन आधुनिक इतिहासकार नहीं मानते। तो क्लास सिर्फ मंडे टू फ्राइडे चलेगी, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो गोरी जब यहाँ पर जीत करके जाता है तो गोरी किसको दे जाता है, गोरी का एक सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, किसको शासन दे गया वो अपना, बताएंगे फटाफट से, फटाफट से बताएंगे। बिंदु कुमारी एकदम ठीक लिख रहे हैं, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप करके वो वापस चला जाता है, यानी कि अब शासन कौन चलाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक चलाएगा। अभी बीच में जिक्र आया पृथ्वीराज चौहान जी का, तो उनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक आगे थे। पृथ्वीराज चौहान जी का जिक्र आया तो पृथ्वीराज चौहान कौन थे ये समझना है आपको, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान जी देखिए दरअसल में जो दिल्ली है, दिल्ली पे शासन करते थे, और दिल्ली जिसका पुराना नाम होता था दिल्ली का पुरी, दिल्ली का पुराना नाम क्या है, दिल्ली का पुरी। और दिल्ली को बसाया था अनंगपाल द्वितीय यानी अनंगपाल तोमर ने, उनके कोई बेटा नहीं था ये माना जाता है। अब उनके कोई बेटा नहीं था तो पृथ्वीराज चौहान के जो पिता हैं सोमेश्वर सिंह चौहान थे। ये बात हम क्यों बता रहे हैं आपको, इनके पिता सोमेश्वर सिंह चौहान, क्योंकि जो अनंगपाल द्वितीय थे उनके कोई पुत्र नहीं था, इनके सिर्फ 2 बेटी थी। कितनी बेटी थी इनके, सिर्फ 2 बेटी। एक बेटी से जो पुत्र पैदा हुए, यानी एक नाती है उनके पृथ्वीराज चौहान, और दूसरी बेटी से जो पुत्र था उनका नाम है जयचंद। अब ये कहते हैं कि जो इनके नाना लगे नहीं लगे, अनंगपाल इनके नाना लगे कि नहीं लगे, बताएं एक बार, रिलेटिव थे इनके, कौन लगते थे, नाना। तो नाना ने क्या किया कि एक हिस्सा संपत्ति का जो है ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जी के पक्ष में देने की बात की, तो इससे कौन नाराज हुआ, दूसरी बेटी नाराज हो गई, यानी कि जो जयचंद की मां थी वो उससे नाराज हो गई, और उसी बात के लिए कहा जाता है कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट थे, क्योंकि दिल्ली की गद्दी किसको मिल गई थी, पृथ्वीराज चौहान जी को मिल गई थी। और जो पृथ्वीराज चौहान उनकी प्रेमिका का नाम कहा जाता है संयोगिता, और ये संयोगिता भी जयचंद की बेटी है। एक कॉन्फ्लिक्ट ये हो गया, क्योंकि कहते हैं संयोगिता प्रेम करती थी पृथ्वीराज चौहान से, लेकिन जैसे ही जयचंद को ये पता चलता है तो जयचंद इस बात के लिए राजी नहीं होते, और जयचंद ये कहते हैं कि ये शादी तो हम नहीं होने देंगे, अब हम तुम्हारा स्वयंवर करा देते हैं। तो वहाँ बहुत सारे राजकुमार स्वयंवर, तो आप जानती हो पहले चलते थे, इन्विटेशन दिया जाता है सबको कि भाई आप आकर के और अपना युद्ध कौशल मैन्योवर दिखा के, आप अपनी स्किल्स दिखा करके, स्किल दिखानी पड़ती थी पहले, है ना। जैसे सरकारी नौकरी होगी आज एक स्किल, शादी का सर्टिफिकेट, बेरोजगारों की कोई पूछ नहीं है, अगर संपत्ति संपत्ति ना हो तो, ऐसा ही है ना। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, संयोगिता, तो ये क्या करता है कि आपका पृथ्वीराज चौहान को इन्वाइट ही नहीं करता, बाकी सब राजकुमारों को सबको इन्विटेशन जाता है, और बदले में ये जिस गेट पर संयोगिता का स्वयंवर होना था उस गेट पर एक बुत, बुत का मतलब एक मूर्ति, एक मॉडल खड़ा कर देता पृथ्वीराज चौहान का, तो जो भी निकल के जाता वो हंसता था, देखो पृथ्वीराज चौहान हमारे लिए दरबान बन के खड़ा हुआ है, गेट पे नहीं रहते वो भाले लेके, ऐसी मूर्ति बनवा के खड़ी कर देता पृथ्वीराज चौहान की, हमारे लिए भाले लेके सब हंस रहे थे उस पर, उधर स्वयंवर चल रहा था संयोगिता का। अब संयोगिता तो मनी मन चाहती थी पृथ्वीराज चौहान जी को, थोड़ी देर बाद एंट्री होती है पृथ्वीराज चौहान की घोड़े पर, और वो संयोगिता को बैठा के ले जाते हैं। तो एक कारण नाराजगी एक जतन की ये भी थी।
तो फिर अब जयचंद्र ने किसका साथ दिया था? मैंने कहा 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध जीता, तो किसने? जयचंद्र ने साथ दिया मोहम्मद गोरी का। सभी राजाओं के आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, लेकिन गोरी ने बाद में जयचंद्र को भी नहीं बख्शा, क्योंकि जयचंद्र जो है वो घेड़वाल वंश के शासक थे, और घेड़वाल वंश मैंने कहाँ पर बताया आपको? कन्नौज में। तो इसने फिर लड़ाई कर दी। अब समझिए ना, जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान कौन है? ये मौसी मौसी के बेटे हैं। अनंगपाल तोमर जी के कोई पुत्र नहीं था, 2 बेटी थी। एक बेटी का पुत्र है आपका पृथ्वीराज चौहान, और एक बेटी का पुत्र है जयचंद्र। ठीक है, घेड़वाल वंश के। और इसमें किसकी हुई? गोरी की जीत हुई। तो चौथा युद्ध कौन सा बाद में इसका हो गया? भारत में आने के बाद में, मुल्तान के बाद में सबसे ज्यादा मुल्तान तो आज के पाकिस्तान इलाके में, पाटन गुजरात में, तराइन हरियाणा, और 1194 में चंदावर का युद्ध। ये मैच मेकिंग के लिए दोस्त बहुत पूछे जाते हैं, बहुत। मैंने बताया, कर्नाती जाति बौद्धों पर, पाटन में वो चालुक्य वंश के खिलाफ, तराइन में पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ हारा, फिर जीता। चंदावर आपका किसके खिलाफ में? तो चंदावर का युद्ध लड़ा मोहम्मद गोरी ने जयचंद के खिलाफ में। हम सब करिए, बात क्लियर है? बोले अतिरिक्त बातें कोई ना करे, सर मुझे टेंशन होती है। आपको टेंशन होती है तो कारण होंगे उसके, ये बातें नहीं करनी है। बोलेंगे संयुक्ता जयचंद की बेटी थी, हाँ जी प्राची सिंह, एकदम ठीक आपने कहा। नहीं, पहले राजघरानों में शादियां होती थी, खूब होती थी, खूब। अभिषेक खूब होती थी। ऊपर दिखाओ क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन है किसी बच्चे का ऊपर। नहीं यार, ऐसा कैसे बता सकते हैं? अपने पास से थ्योरी बना लेता कोई कोई बच्चा तो। तेरा सर पहले बैच में तो आपने ये बोला था, उसने उसको चांदी की सिक्के दी। किसको चांदी की सिक्के दी भाई? क्या बताएंगे? ओके, तो चंदावत जो पड़ता है, ये कहाँ पर पड़ता है? यमुना नदी के तट पर, तट बैंक ऑफ रिवर, तट पर, इटावा यूपी में स्थित है। मोइनुद्दीन चिश्ती तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी के साथ आए थे, जो कि सूफीवाद के प्रवर्तक हैं भारत में। कितने साथी जानते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, या मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपने सुनी हो कभी? भारत में एक चर्चित दरगाह है, अजमेर में आप दें, और अजमेर में ही दरगाह है जिसको अजमेर शरीफ कहते हैं। ये किसकी है? मोइनुद्दीन चिश्ती की। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारी सेलिब्रिटीज को। मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध के बाद में देवी लक्ष्मी के सिक्के चलवाए थे, और इसने भारत की स्थितियों को देख करके शुभ माना था, और देवी लक्ष्मी के सिक्के चलवाए। अब हमारा जिक्र है मोइनुद्दीन चिश्ती, और एक वर्ड आया है सूफीवाद। सूफीवाद समझते हैं? मैंने आपको बताया था कि इस्लाम भी 2 विचारधाराओं में बटा हुआ है। कौन कौन सी हैं? सिया और सुन्नी। सुन्नी कौन थे? जो अबू बकर को वास्तविक उत्तराधिकारी मानते थे, और जो अली को उत्तराधिकारी मानते थे मोहम्मद साहब का, वो सब कौन है? वो सिया हैं, यानी कि जो उनकी शिक्षाओं में विश्वास रखते थे। तो इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुए, यानी कि सिया और सुन्नी, इन दोनों के बीच के मतभेदों को दूर करने के लिए सूफीवाद की स्थापना हुई थी। सूफीज्म, यानी कि दोनों के बीच में कोई दूरी नहीं होनी चाहिए, और हम एक हैं। जैसे कि बहुत सारी जातियों में कोई धर्म बटा हुआ हो, और वहां पर यह प्रयास किया जाए कि नहीं, जातियां व्यक्ति ने अपने स्वार्थ और लाभ के लिए गढ़ी हैं। आपको इन जातियों में दूरियां बना करके महसूस करना है कि हम सब एक हैं। ह्यूमनिज्म की भावना, आपके अंदर मानवता और इंसानियत की भावना पैदा हो, ये सूफीज्म सिखाता है। तो सूफीज्म को भारत में किसने शुरू किया है? मोइनुद्दीन चिश्ती को, यानी कि प्रेम करना सिखाया। और आज भी देखिए भारतवर्ष में बहुत प्रेम किया जाता है मोइनुद्दीन चिश्ती को, क्योंकि उन्होंने इस तरह का पाथ दिया। लेकिन कुछ आपका आज भी आपको मिलेंगे धार्मिक उन्माद के अंधे लोग, जो ये कहेंगे नहीं चादर चढ़ाना गलत है, मस्जिद जाना गलत है। ऐसे बहुत कम लोग आपको देश में मिलेंगे कि हाँ, मंदिरों में आपका स्वागत है, आप चाहे किसी भी धर्म के व्यक्ति हों, और मस्जिदों में भी आपका स्वागत है, चाहे आप किसी भी धर्म के व्यक्ति हों। चर्च में आपका स्वागत है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम ये बोल दें कि नहीं, जहाँ हम हैं सिर्फ वही बेस्ट है, बाकी दुनिया में ऐसे तो फिर दूसरे धर्म का व्यक्ति भी कहेगा कि उसी का धर्म बेस्ट है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होंगे, फिर तो आपस में सिर्फ झगड़ा बचेगा। और वही सब लोग चाहते हैं कि आपस में झगड़ा हो, क्योंकि राजनीतिक रोटियां फिर से की जाती हैं। तो क्या बात समझेंगे? मोहम्मद गोरी ने चंदावर युद्ध के बाद में देवी लक्ष्मी के सिक्के चलवाए थे। उत्तर भारत में एकता प्रथा चलवाई किसने? गोरी ने। गोरी। अब एकता क्या है? एकता का मतलब होता था सैलरी की जगह आपको जमीन का एक टुकड़ा मिलेगा। कैसे भाई? सैलरी जो होती थी, वेतन जो होता था, कई बार उसकी कमी हो जाती थी खजाने में, तो उन्होंने कहा कि एक काम करेंगे, सैनिकों को दे देंगे एक जमीन। अब पूरे साल तो ऐसा नहीं होता था, 365 दिन युद्ध होते हों, 365 डेज तो वॉर नहीं चलता रहता होगा। तो वो क्या कहते थे, जब युद्ध की स्थिति ना हो उस समय पर आप खेती कर लीजिए, या आपके परिवार का कोई उस पर खेती कर लेगा, जो वहां से अनाज पैदा होगा उससे आप अपने परिवार की परवरिश कीजिए। इससे क्या होगा, यदि आप वहां भी अच्छी मेहनत करोगे तो अच्छी पैदावार होगी। तो इसको बोलते हैं एकता। कभी भी एकता वर्ड आएगा तो आप हमेशा याद रखेंगे एकता क्या है, तो आप कहेंगे एकता एक जमीन का टुकड़ा होता था, यानी कि खेत होता था, और उसको इसलिए दिया जाता था कि सैलरी ना देनी पड़े। ओके। तो 1203 ईस्वी में कालिंजर अभियान में चंदेल शासक परमार्दी देव को हराया किसने? गोरी का अभियान चल रहा है सारा। और परमार्दी देव ये आपका चंदेल शासक थे। इन्हीं के चंदेल शासक के जो सेनापति थे उनका नाम है आला और उदल। बहुत परिचित हैं आला और उदल, उत्तर प्रदेश में आप बात करेंगे तो। आला और उदल के बारे में जो लिखा है, एक पुस्तक लिखी गई है आला खंड, जिसको जगनिक ने लिखा है। और आला और उदल के बारे में ये कहानी बताई जाती है, दोनों भाई घोड़े पर, एक हाथी पर, चाचा भतीजे, सॉरी मैंने दोनों भाई बता दिया। तो एक घोड़े पर एक हाथी पर, और इन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी को भी कई बार हराया था। बहुत कहानियां इनकी वीरता की, जो किस्से हैं बहुत प्रचलित हैं, समझे, बहुत वीर है।
और ये कहा जाता है कि यादव वंश के वीर इनको कहा जाता है, इनको हमेशा याद रखा जाता है, हालांकि पूरे भारत में ये वीर की कैटेगरी में है। गोरी का जो अंतिम अभियान हुआ था वो खोखरों के विरुद्ध हुआ। अब ये खोखर आप बार बार देखते होगे जी, गजनवी ने भी खोखरों के विरुद्ध अभियान किया। तो खोखर कौन थे? खोखर ये थे कि ये लोग जब आपका मिड एशिया की तरफ, मध्य एशिया की तरफ भारत से लूट करके ले जा रहे होते थे, तो खोखर उनको लूट लेते थे। अब खोखरों से सब बड़े परेशान थे, हम इधर से सामान ले जाएं, खोखर एकदम से अटैक करके लूट लेते थे। तो खोखरों से सबकी ईर्ष्या थी, तो इसीलिए खोखरों के खिलाफ अभियान ज्यादा होते थे। समझ रहे हैं? भैया एकता के बारे में ये भी तो कहा जाता है, इल्तुतमिश ने शुरू किया। हाँ, इल्तुतमिश के समय भी बताएंगे। अभी एक क्वेश्चन बना, देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था उत्तर भारत में एकता। उत्तर में मतलब एकदम से नॉर्थ पार्ट में। बहुत बढ़िया जी। भैया आला और उदल की एक और कहानी, मतलब कहानियां किस्से तो बहुत सारे हैं। दरअसल में ये भी कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जी से जब एक युद्ध हुआ था तो उसमें जो उदल थे उनकी डेथ हो गई थी। और ये भी कहा जाता है उदल की डेथ के बाद में आपका आला ने संन्यास ले लिया था, यानी कि वो संन्यास की तरफ चले गए थे, फिर उनकी कोई रुचि नहीं रही थी। ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि आला के बारे में तो आज भी हमारे, है ना, शारदा मंदिर है, वहाँ पर उनकी बहुत पूजा होती है, और कहते हैं कि वो उस पूजा में शामिल होने आते हैं। तो बहुत सारी कहानियां, प्राचीन किंवदंतियां और प्राचीन कहानियां बहुत हैं। भैया कई जगह ये भी वर्णन आता है कि वो दोनों भाई थे। हाँ, ये भी वर्णन आता है। दरअसल में जो आला और उदल थे उनके पिताजी कहे जाते हैं कि महोबा, महोबा में उनके पिता थे दक्षराज। और ये कहा जाता है कि वो दक्षराज के पुत्र थे दोनों। और आपका जो राजा परमाल थे, जिनको हमने अभी बताया था राजा परमार्दी देव, तो राजा परमार्दी देव के सेनापति भी उनको कहा जाता है। ओके। हाँ, ये भी वर्णन आता है, बहुत कम जगह ये लिखा हुआ है कि वो चाचा और भतीजे थे। वेरी गुड। पुनीत शर्मा, एकदम ठीक है सर। वॉइस ठीक नहीं आ रही है भैया, देखिए जरा क्या हुआ। ओके। सर गौरी से फिर कैसे हार गए अगर वीर थे? देखिए जरूरी नहीं है कि वीर हमेशा युद्ध जीते ही, ऐसा कोई नियम ऐसा मत गढ़ो ना। युद्ध की तो परिस्थितियां होती हैं, सेनाएं होती हैं, जो साथ देने वाले लोग हैं वो कैसा किस तरह का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई वीर है तो युद्ध हमेशा ही जीतेंगे। युद्ध तो बहुत सारी स्थितियों पर निर्भर करता है। ठीक है। इसे, ये जो ऊपर बच्चा है इसको मुक्ति दे दो पढ़ाई से। हाँ इसको, हाँ बेटा पढ़ लिया करो। एक बच्चे को एक ही कमेंट है बस, वो लग रहा है चुनाव जीत गए क्या, चुनाव जीत गए क्या। इसको मुक्ति दो, पढ़ना नहीं है इसको। वो अलग विषय है दोस्त, है ना। अभी यहाँ पर सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना है, सीखना है। तो गोरी की जो मृत्यु हुई वो 1206 में हुई, दमियक पाकिस्तान में, और कहते हैं कि इसकी हत्या यहाँ पर कर दी गई। गोरी के अपने कोई पुत्र नहीं था। जरा फटाफट से आंसर करें, गोरी जो अपना शासन देके गया था वो किसको देके गया था? कौन सा इसका सेनापति था जिसको ये शासन देके गया था? तो उसका नाम था क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। बड़े लड़िया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए, अंकित यादव जी, बहुत कमाल। ठीक है। गोरी का अपना कोई पुत्र नहीं था। कोई कोई बहुत कलाकार है, नहीं उसको मुक्ति मुक्ति मत देना, है ना, छोड़ देना उसको। चलो हमने तुमको उस बच्चे की क्यूटनेस को देखते हुए उसको माफ कर दिया, लेकिन बच्चा ऐसे लगातार नहीं कमेंट करना है ना। रिक्वेस्टिंग टू यू, अगर आप अपना ध्यान भटकाओगे तो एक समय पर कोई आपको वैल्यू नहीं देगा। अगर आप सक्सेस की तरफ नहीं गए, आप सक्सीड नहीं हुए, आपको खुद को कामयाब करना, और कामयाब कैसे कराएंगे खुद को? बिगड़ ध्यान को भटकाएं। ऐसा नहीं है कि एक ही कमेंट में आप सोचो लगातार आप एक ही चीज़ को पेस्ट पेस्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके क्लास में ध्यान है, आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, वो नहीं करना है। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है। आएंगे तो गोरी जो था, गोरी के दास, दास का मतलब होता था पहले तो दासों के बाजार लगते थे, स्लेव्स का। और ये देखते थे अच्छा ये हट्टा कट्टा है, ये तो बहुत मजबूत है शरीर में, इसको खरीद लेते हैं। दुर्बलों को भी ले लेते थे खेती करने के लिए। अपने घोड़े के जो अस्तबल होते थे, अस्तबल समझे जहाँ घोड़े बंधे रहते हैं, वहाँ घोड़े साफ करने के लिए, घोड़ों की लीद गोबर उठाने के लिए, राजमहल में बहुत काम करने के लिए, तो पहले दासों के बाजार लगते थे। तो गोरी के ये सब दास थे। एक यलदौज था, यलदौज, जिसको ये देकर के गया गजनी क्षेत्र। एक इसका दास था जो सेनापति बन गया था इसके समय पर। दास का मतलब ऐसे नहीं नौकर को, ये सब दास धीरे 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 अपनी परफॉर्मेंस दिखा करके और ऊंचे पदों पर पहुंच गए थे। कुबाचा को सिंध दिया, ऐबक को, ऐबक, ऐबक को कुतुबुद्दीन ने, कुतुबुद्दीन लिख गया है यहाँ पर गलती से, ऐबक को, ऐबक को मिला था आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक नाम है इसका पूरा। ऐबक को मिला था आपका लाहौर और दिल्ली, लाहौर और दिल्ली। बख्तियार खिलजी को देकर के गया था आपका क्या, बंगाल और बिहार, सॉरी, बंगाल और बिहार। तो एक बात समझने की है, बख्तियार खिलजी का नाम सुना है, इसीलिए इसने बंगाल और बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय थे उन सबके नष्ट करने के पीछे कौन जाता है? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? मोहम्मद गोरी का। पहले तो मोहम्मद गोरी का था, और फिर बाद में ये कुतुबुद्दीन ऐबक का भी सेनापति बना। ठीक है। और ठीक आंसर लिखा रहनुमा। तो कितने सेनापति थे इसके? चार सेनापति, दास थे चारों, और चारों को ही अपना क्या करके जाता है,
अपने साम्राज्य का विभाजन करके जाता है। बख्तियार खिलजी ने जिन विश्वविद्यालयों को नष्ट किया उनके नाम हैं। नालंदा विश्वविद्यालय भारत में ज्ञान का केंद्र कहा जाता था, इसको नष्ट कर दिया था बख्तियार खिलजी ने। बहुत कहानी है। दरअसल में ये कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी एक बार बीमार था, तो किसी भी चिकित्सक के द्वारा जब उसका इलाज नहीं हो पाया और वो मरने के अंतिम दौर पर था, तो किसी ने बताया कि नालंदा में एक प्रोफेसर हैं, आचार्य हैं, आचार्य सील, वो तुम्हारा इलाज कर सकते हैं। उसने कहा जब हमारे मुस्लिम हकीमों के पास में ही इतना ज्ञान नहीं है तो उनके पास कहाँ होगा। तो ये समाज के प्रति धर्मांध व्यक्ति था बख्तियार खिलजी। धर्मांध किस्म के व्यक्ति होते हैं ना बहुत सारे, जिनको ऐसा लगता है दूसरे धर्म का व्यक्ति दुश्मन है, उसको बोलते हैं धर्म का अंधा होना। यानी उस व्यक्ति को धर्म की समझ नहीं है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। काम करते हैं वो अधर्म का और उसको धर्म बोलते हैं। किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति घृणा रखना है तो अधर्म हुआ ना, और उसको धर्म कहते हैं। बड़ी उल्टी फिलॉसफी है। तो उसने कहा कि अच्छा ऐसे कैसे ठीक कर देंगे। तो उसने कहा नहीं जी ठीक कर देंगे, आप एक बार इस्तेमाल तो करो। तो वहाँ से आचार्य सील को बुलाया गया, तो उसने कहा कि ए सुनो, तुम मुझे कोई दवाई नहीं दोगे और तुम्हारे द्वारा दी गई दवाई को मैं खाऊंगा भी नहीं। अगर मुझे ठीक करना है तो बिना किसी दवाई के ठीक करना। उसने कहा बड़ा अजीब आदमी यार। उन्होंने कहा ठीक है। तो एक आ जाते उन्होंने उनको पुस्तक एक गिफ्ट कर दी और उस पुस्तक के पेज में कुछ लेप लगा दिया दवाई का, पुस्तक के पेज में। अब जनरली पुस्तक आप जानते हो आदमी पेज पलटने के लिए अपनी लार का इस्तेमाल कर ही लेता है। अब वो इंटरेस्टिंग किताब थी, पढ़ते पढ़ते वो लार से ऐसे पेज पलटते ना, हम भी बचपन में थूक लगा के, आप कहोगे हाँ भैया। तो इस तरह से वो दवाई उसके अंदर चली गई और वो ठीक हो गया। उसने कहा भैया नष्ट कर दो ये सब कुछ, ये तो बहुत एडवांस लेवल के लोग हैं। दूसरी कहानी ये कही जाती है कि वो भारतीय ज्ञान को खत्म करना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि भारत का जो ज्ञान है वो खत्म हो। देखिए हमारे तुम्हारे पास जो इतिहास आया है वो किसने, किसी न कहीं ने कभी ना कभी लिखा है। अगर दो चार लेखकों ने उस समय लिख दिया तो उसकी तालमेल कर लिया जाता है, ये देख लिया जाता है कि बाकी तीन क्या लिख रहे हैं, एक क्या लिख रहा है, और कुछ पक्का नहीं है कि हाँ यही श्योर है, ऐसा ही हुआ होगा। बहुत पुरानी चीज़ों के सिर्फ आइडिया हैं। ओके, तो बख्ती ये क्या बोलेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था बिहार में, उदंतपुरी विश्वविद्यालय था, ये सब किसने खत्म किए, बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी पूर्व में मोहम्मद गोरी का सेनापति था और बाद में ऐबक का। ये क्षेत्र लगे हुए हैं यूनिवर्सिटीज के। अब मैंने आपको बताया कि दिल्ली और लाहौर वाला क्षेत्र किसको दे करके गया है, दिल्ली और लाहौर वाला क्षेत्र किसको दे करके गया, तो आप कहेंगे दिल्ली और लाहौर का क्षेत्र मिला भैया ऐबक को। तो ऐबक ने यहाँ पर आपका दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए। कितनी डायनेस्टी, 5 डायनेस्टी हुई। क्यों इसको हम दिल्ली सल्तनत में भैया 5 ही वंश क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्त आप देखोगे बाद में जब मुगल भारत में आए तो मुगलों का सेंटर दिल्ली ना रह करके आगरा हो गया था। यानी मुगल आएंगे भारत में, मुगल आए भारत में आपका 1526 में, बाबर आएगा 1526 में, तो मुगलों का सेंटर कहाँ था, आगरा। तो वो सब राजवंश जिनका केंद्र यानी कि शासन का केंद्र दिल्ली रहा, उन सबको हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत रखते हैं। बात क्लियर है बॉस। तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए। 5 वंश कौन कौन से हैं, जी के टी एस एल, इनको कहा जाता है जी के तो सरल है, गुल खिले तो सैयद लोदी, गुल खिले तो सूंघ लो, कुछ भी बोल दो आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जी के तसला में, गुड़ खाओ तसले में, ऐसे भी बोलो। तो क्या बोलेंगे, हमको जनरली पढ़ना है, उतनी ट्रिक्स आप 4 चीज़ें ट्रिक्स से याद भी कर लोगे तो कोई अर्थ नहीं है। इतिहास ट्रिक्स का विषय नहीं है। आप अच्छे छात्र होंगे तो जनरली आप पढ़ोगे तो बहुत ध्यान से, कंसंट्रेशन की जरूरत है, नहीं भूलोगे। तो पहला क्या है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। तो भारत पर आपका दिल्ली जो सल्तनत हुई उसमें पहला वंश है गुलाम वंश। गुलाम वंश कब से रहा, 1206 से 1290, ध्यान से देखिए। फिर आपका खिलजी रहे 1290 से 1320। खिलजियों के बाद में फिर आपका तुगलक रहे 1320 से 1414, और आपका फिर सैयद रहे 1414 से 1451, और फिर लोधी 1451 से 1526। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तो क्वेश्चन ये पूछ लेगा आपसे, गुलाम वंश का शासन कितने वर्षों तक रहा, 84 वर्ष। खिलजी आपका 30 वर्ष, तुगलक 94 ईयर्स, सैयद 37 ईयर्स, लोधी 75 ईयर्स। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय के लिए कौन सा डायनेस्टी रहा था, किस राजवंश का। हाँ बिल्कुल ठीक कहना है नेहा ये भी। तो क्या बोलेंगे, खिलजी वंश सबसे कम कार्यकाल रहा, एक तो ये बात याद रखना 30 वर्ष का, और सबसे लंबा जो शासनकाल रहा है वो रहा है तुगलक वंश का। इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की, तुगलक वंश की गयासुद्दीन तुगलक ने, सैयद वंश की खिज्र खान ने, और लोधी वंश की जो स्थापना की थी वो इब्राहिम नहीं सॉरी बहलोल लोधी के द्वारा। बात क्लियर है, खिलजी 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 ये पूछे जाते हैं दोस्त, जिसको मैं महत्वपूर्ण बताऊं उसको ध्यान देना है, बाकी चीज़ें बस फ्लो में पढ़ लेनी है। तो हमको शुरू करना है गुलाम वंश से। और गुलाम वंश का नाम गुलाम वंश क्यों रखा गया, क्योंकि मैंने बताया इसकी नींव डाली किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ऐबक एक गुलाम था या नहीं था, किसका गुलाम था, तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, क्योंकि मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसने अपना जो राज्य क्षेत्र था वो 4 अपने दास सेनापतियों को दे दिया था। और गुलाम वंश इसलिए भी कहा जाता है, ऐसा नहीं है इस वंश के जो सारे शासक हैं वो सब गुलाम थे, यानी इसमें 11 राजा हुए तो वो क्या 11 के 11 गुलाम थे, नहीं। यहाँ पर जो चर्चित शासक हुए वो सब गुलाम थे। इल्तुतमिश जैसे शासक,
इसके संस्थापक जैसे शासक या बलबन जिसका एक खौफ था, उसकी कहानी हम तुम्हें सुनाएंगे। तो वो सब गुलाम रहे। ठीक है। तो गुलाम वंश के जो बाकी नाम कहे जाते हैं, एक तो कहा जाता है दास वंश इसको, और अजीबुल्लाह के इतिहासकार उन्होंने इसको ममलूक वंश कहा है। इलबरी वंश भी कहा है, क्योंकि इलबरी इलबरी जो थे, इलबरी कहा जाता था तुर्कों को। तो यानी कि इलबरी तुर्क इनको कहा जाता था कि ये तुर्कों की इलबरी शाखा के थे, जो शुरुआती शासक है, इसलिए इलबरी वंश भी इसको कहा गया। गुलाम वंश में कुल 11 शासक हुए, और पहला शासक जिसकी हम बात कर रहे थे आपका कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 गुलाम वंश का संस्थापक है। कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं लिखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कोई उतना बड़ा शासक भी नहीं था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन ये कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बेशक कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन इतना काम तो वह कर गया कि एक वंश की स्थापना उसने भारत में कर दी। अब से पहले भी आपने देखा होगा बहुत सारे मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए। मोहम्मद बिन कासिम आया, क्या कोई राजवंश स्थापित करके गया था? हाँ या ना? बताइए दोस्त, आप कहेंगे नहीं भैया। महमूद गजनवी आपने पढ़ा, क्या कोई राजवंश स्थापित करके गया भारत में? सफल ही नहीं हुआ। बहुत युद्ध किए लेकिन राजवंश स्थापित नहीं कर पाया। मोहम्मद गोरी, आप कहोगे नहीं भैया। यानी कि अब से पहले भी शासक आए, आप देखिए उन सब में सबसे ज्यादा कामयाब कौन सिद्ध हो गया? भारत में एक इस्लामिक राज्य की स्थापना कर गया कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 गुलाम वंश का फाउंडर था। जन्म 1150 ईस्वी हुआ था। राजधानी इसने बनाई थी लाहौर। कहाँ अपना सेंटर बनाया था? लाहौर। फिर तो भैया अभी तो आप बता रहे थे दिल्ली सल्तनत वालों का जो हेडक्वार्टर था वो दिल्ली था, तो इसका लाहौर कैसे? सिर्फ यही कुछ दिन के लिए लाहौर रखता है, इसके बाद में इल्तुतमिश इसको दिल्ली ले जाता है, और गुलाम वंश का भी ज्यादातर जो आपका हेडक्वार्टर रहा वो दिल्ली ही रहा। ठीक है। तो राजधानी क्या बनाई इसने? आपका लाहौर। जो ये मिलिट्री को अपनी को रखता था वो इंद्रप्रस्थ में रखता था। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम है, मिलिट्री इसकी दिल्ली में ही रहती थी। इसका गुलाम था, गोरी का गुलाम था, ये हम आपको बता चुके। इसे मिर्जा अजीज कोका से खरीदा गया था। मिर्जा अजीज कोका यानी कि जिसका इसको बेचा गया था, गोरी ने इसको खरीदा था। मोहम्मद गोरी ने ऐबक को 2 उपाधि मलिक और सिपह सलार दी थी। ऐबक गोरी का दामाद भी बना अपनी योग्यता के चलते हुए। गोरी ने शुरुआत में इसको अमीर आखूर, ये पद बहुत चर्चित है, एसएससी ने तो कई बार पूछा है अमीर आखूर क्या है? घोड़े के अस्तबल का प्रमुख। पहले ये घोड़ों की मालिश करने के लिए लाते थे इनको कि भैया सिद्ध करके दिखाओ तुम्हारे अंदर योग्यता है। जैसे तुम में से एक बच्चा ये कह दे, जब कल आपका रिजल्ट होगा, यहाँ सम्मान समारोह होगा, अभी खुद से प्रण ले ले कोई एक, बोले भैया जिस दिन सिलेक्शन लेके आऊंगा उस दिन मैं आपसे मिलूंगा और यही बात कहूंगा आपसे, सिर्फ यही बात मुझे आगे कहनी है कि हाँ मेरे अंदर योग्यता थी और मैंने खुद को सिद्ध करके दिखाया। तो ऐसे ही कहते थे राजा भी कि अपनी योग्यता सिद्ध करके दिखाओ और फिर तुम्हारे प्रमोशन उस तरह से होंगे। विपांशु भाई बहुत ठीक है। संध्या। तो अमीर आखूर यानी कि घोड़े के अस्तबल का प्रमुख था ये। ऐबक के बाकी नाम है पीलबक्स। पीलबक्स बोलते हैं कि जब ये जीतता था तो हाथियों को दान देता था, लाख बक्स लाखों का दान दे देता था। हातिम द्वितीय इसकी एक अरब के शासक से इसकी उदारता की वजह से कि ये बहुत उदार था, इसकी तुलना की गई है कुरान खां। कुरान ये लिखता रहता था, कुरान की आयतें लिखता था, तो इसीलिए कुरान खां भी कहा गया है। अपना शासन इसने कुरान के आधार पर चलाया। ऐबक ने कभी भी अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलाया, और ना ही खुतबा। खुतबा का मतलब होता था प्रशंसा पत्र। पहले खलीफा को ये अपनी प्रशंसा लिखवाते थे, बगदाद के खलीफा को लिखते थे कि मैंने ये बड़े अच्छे काम कर दिए हैं, ये कर दिया है, वो कर दिया है। तो पहले के राजा खुतबा पढ़वाते थे, इसको बोलते थे आपका मतलब खुद को अप्रिशिएट करते थे, और खलीफा से स्वीकृति ले लेते थे। तो इसने ऐसा कुछ नहीं कराया, और ये हमेशा ये मानता रहा कि मैं एक दास हूँ गोरी का, और गोरी का दास होने की वजह से इसने खुद को कभी सुल्तान भी नहीं कहा। ये हमेशा मानता था कि जो बगदाद का खलीफा है वो सर्वोच्च पद है, और मैं एक दास हूँ गोरी का, और मैं तो एक सिपह सलार हूँ सिर्फ गोरी का, तो खुद को कभी सुल्तान भी नहीं मानता। ऐबक ये बख्तियार काकी का शिष्य था। दास किसी गोरी का था और शिष्य किसका था? बख्तियार काकी। और बख्तियार काकी ही वो व्यक्ति है जिसकी याद में क्या बोलेंगे, कौन सी इमारत भारत में बनाई गई है? बताइए। कुतुब मीनार। बख्तियार काकी भी सूफीवाद से संबंधित है। सूफीवाद मैंने आपको बताया, लोगों के बीच की दूरियों को खत्म करने के लिए सूफीज्म आया, सूफीवाद आया। बोलेंगे सर गोरी की कोई संतान नहीं थी तो ऐबक कैसे दामाद बना? अरे गोरी का कोई पुत्र नहीं था बुद्धू। संतान संतान शब्द लिख दिया क्या हमने? क्या गलती से कहीं सुल्तान शब्द तो नहीं लिख गया था? देख लेते हैं एक बार, ये लिख लेना उसको, अगर संतान लिख गया है तो पुत्र लिख लेना, है ना? लेना मैंने पुत्र ही लिखा था। गोरी के अपना कोई पुत्र नहीं था। अबे मेंटल्स। इसको बोलते हैं, क्या बोलते थे इसको? पिछले दिल्ली पुलिस के बैच में हम कहते थे ये है मटर दिमाग के बच्चे। मटर। मटर का मतलब है मटर, जिसकी समझ में कुछ नहीं आता। शादी हुई है तो लड़की होगी ना, मैंने सोचा संतान नहीं है, फिर कैसे शादी हो जाएगी भला ऐसे? बख्तियार काकी के गुरु थे मोइनुद्दीन चिश्ती, जो सूफीज्म के भारत में स्थापक हैं। ऐबक ने भारत में क्या, ऐबक के निर्माण कार्य हैं, इनको हम कल से पढ़ेंगे, टुमारो, कल कल कल, अर्थात मंडे की कक्षा में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है।
ठीक है भैया, कल यहाँ से पढ़ते हैं। बाकी आप जितना थोड़ा-सा पढ़ें, उसको एक बार रिवाइज़ ज़रूर करके आएँ, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत अच्छा परफ़ॉर्म आप हिस्ट्री में करोगे और क्वेश्चन ऐसे होंगे नहीं कि आपसे बने ना, ठीक है? बड़े प्यार से आप क्वेश्चन्स को कर पाओगे। लेकिन ज़रूरत है कि अगर जो छात्र, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो रिवीज़न कर रहे हैं, वो भी ध्यान से अपना उस समय पर ही बैठ जाया करो, 1 घंटे में रिवीज़न कर लूँगा अभी। जो नया पढ़ रहे हैं, वो एक बार उनको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगेगा, वो एक बार रिवाइज़ ज़रूर करें। ठीक है बॉस? ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। सर, बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में, बोलेंगे भी फटाफट से, नहीं भैया हम टीचर के रूप में सिर्फ़ इंसान हैं। ऐसी संज्ञा क्यों देते हो? ऐसा कुछ नहीं है। बहुत थैंक यू। चंदना रावत जी, ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।